पॉलिटी करंट अफेयर्स का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 13। शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो पूरे साल अखबार में रहे। पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कॉग्निजेबल ऑफेंस। यूजुअली क्या होता है कि अगर पुलिस को किसी को अरेस्ट करना है तो उन्हें कोर्ट के वारंट की जरूरत होती है। अदालत की परमिशन के बाद ही किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, उस केस में पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो बिना कोर्ट के वारंट के, बिना कोर्ट की परमिशन के किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई क्राइम जहां पे पुलिस बिना कोर्ट के ऑर्डर के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, उस क्राइम को बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। जहां पे वारंट की जरूरत नहीं है, क्राइम होते ही जो अक्यूज हैं, जिनके ऊपर संदेह है, आप उनको अरेस्ट कर सकते हो और 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के आगे पेशी करवा सकते हो। तो ऑफेंसेस दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां पे वारंट की जरूरत नहीं होती, और एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां पे अगर किसी को अरेस्ट करना है तो कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत होती है। फिर आते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेल का मतलब होता है कि यदि किसी को अरेस्ट किया गया किसी क्राइम के चक्कर में, तो उनको जेल से छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, उनको पुलिस की गिरफ्त से छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। बेसिकली बेल का मतलब होता है पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाना। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा संगीन होते हैं, बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम्स होते हैं, और इन केसेस में बेल नहीं मिलती। यदि इन केसेस में किसी को बेल देनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट डिसाइड करेगा, अदालत डिसाइड करेगी, और ये अदालत की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो किसी को बेल देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। यहां पे जो भी व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, जो जेल में है, बेल उनका अधिकार नहीं होता, बेल उनका राइट नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, जैसे रेप, मर्डर, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इस टाइप के क्राइम्स में, ये सब जो क्राइम्स हैं ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं कि एक बार अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट अपनी पावर, अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके ही उन व्यक्ति को बेल दे सकता है। आप कोर्ट जाके ये नहीं बोल सकते कि बेल लेना मेरा अधिकार है, आप मेरे को बेल दीजिए। वेराज जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं ये दूसरे टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, मतलब कि थोड़े कम सीरियस ऑफेंसेस। क्राइम ये भी होते हैं लेकिन थोड़े कम सीरियस ऑफेंसेस, इन्हें कहते हैं बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पे बेल मांगना आपका अधिकार है, कि आपको अगर अरेस्ट किया गया है तो आप बोल सकते हैं कि मेरे को बेल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, ऐसे में बेल जो है मेरा राइट है। नॉन बेलेबल में बेल लेना आपका राइट नहीं था, वो कोर्ट की शक्ति थी, कोर्ट की पावर थी, कोर्ट की मर्जी थी कि वो आपको बेल देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन थी। बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मांगना आपका अधिकार है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान रहे, यूजुअली आम आदमी के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है कि बेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदालत दे सकती है, बेल जो है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट दे सकते हैं। ये मिसकंसेप्शन गलत है। बेसिकली बेलेबल ऑफेंसेस के केस में आपको जो बेल मिलेगी वो पुलिस से भी मिल सकती है और कोर्ट से भी मिल सकती है। मतलब कि दोनों ही आपसे एक बॉन्ड भरवाएंगे, जिसे बेल बॉन्ड बोले आता है, कि आपने एक बॉन्ड फर्निश कर दिया, कुछ पैसे जमा करा दिए और उसके बाद आप जो है बेल ले सकते हैं। तो बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल देंगे वो पुलिस भी दे सकती है या कोर्ट भी दे सकते हैं। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, यहां पे जमानत सिर्फ और सिर्फ कोर्ट दे सकता है, पुलिस के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देने की। तो यहां पे कोर्ट का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनको आप कोर्ट के बाहर सेटल नहीं कर सकते। मतलब कि सपोज करिए कि कोई क्राइम हुआ, उसके बाद उसकी एफआईआर हो गई थाने में, थाने के बाद अदालत में केस चलने लगा। अब जो दो पार्टीज इस केस में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने बोला कि छोड़ो ना, अदालत के चक्कर कौन काटेगा, एक काम करते हैं बाहर ही अपना आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पे आप बाहर सेटलमेंट नहीं कर सकते। उसका लॉजिक ये होता है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस इतने बड़े क्राइम्स होते हैं जो कि पूरी सोसाइटी को हिला के रख देते हैं, जो कि पूरी सोसाइटी की अंतरात्मा को, उसके कंसाइंस को हिला के रख देते हैं। ऐसे में हमारा आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ये बोलता है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, क्योंकि ये पूरे समाज को इंपैक्ट करते हैं, पूरी सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं, बहुत बड़े लेवल के क्राइम्स होते हैं, इसलिए कोर्ट के बाहर, अदालत के बाहर आप इनका सेटलमेंट नहीं कर सकते। यदि दो पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर भी लेते हैं तो भी अदालत में केस बंद नहीं होगा, अदालत में तो केस चलता ही रहेगा। ट्रायल इज मस्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे जो क्राइम हुआ है, यहां पे जो केस इन्वॉल्व है, वो पूरे समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इन्हें बोला जाता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ग्रेव क्राइम्स के केस में नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सुलह कर भी लिया लेकिन अदालत तो पूरा ट्रायल करेगी और सजा भी सुनाएगी। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं कि अगर अदालत में कोई केस चल रहा है
दो पार्टीज ने बाहर सेटलमेंट कर लिया, तो अदालत ने बोला ठीक है, अच्छा मेरा बर्डन कम हुआ, बाहर सेटलमेंट कर लो, उन्हें कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ये हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ये चार पांच इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जो पूरे साल हमारे को अखबार में देखने को मिले अलग अलग क्राइम्स के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, इन सब के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसका जो पूरा पीडीएफ है डिटेल में हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रिंटर फ्रेंडली फॉर्मेट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, या पहले कमेंट में भी पिंड है, आप उस पर क्लिक करिए, आपको इसका पीडीएफ ऑटोमेटिकली फ्री में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अन अकेडमी 7 दिन का फ्री ट्रायल ऑफर दे रहा है आपको, अन अकेडमी प्लस का। तो 1 मई से 5 मई के बीच में नीचे दिए गए लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फ्री में पा सकते हैं 7 दिनों के लिए, और पूरे के पूरे क्लासेस सारे एजुकेटर्स के इंक्लूडिंग हैंडआउट्स, डाउनलोड्स, डाउट रेजोल्यूशन, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं 7 दिनों के लिए। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे और ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल का पार्ट बनेंगे। अगला मुद्दा है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अभी रिसेंटली एक बड़े एक्टर को एक अभिनेत्री के सुसाइड केस में जो है केस चल रहा था कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, और अभी मुंबई के कोर्ट ने बोला कि इन एक्टर के खिलाफ हमारे पास ज्यादा सबूत नहीं है, इसलिए हम इन्हें छोड़ते हैं। इसके बाद मीडिया में काफी हाहाकार मचा कि नहीं ये गलत है और ये सब। तो हमारे को ऐसा मानना है कि हमारा जो इंडियन पिनल कोड और हमारी जो कानूनी व्यवस्था है उसमें सुसाइड को लेके क्या कानून दिया हुआ है, और ये जो पूरा का पूरा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड प्रूफ है, ये सब है, ये क्या होता है। आपको पता है आजकल यूपीएससी जो है सीआरपीसी आईपीसी से काफी क्वेश्चंस पूछने लगा है, इसलिए हमारे को उस कॉन्टेक्स्ट में इसे समझना जरूरी है। सबसे पहले अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो होता है ये इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 306 के अंदर एक क्राइम है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब होता है किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, किसी को इतना मानसिक तौर पर परेशान कर देना कि वो व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन बचे ना एक्सेप्ट सुसाइड, कि उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई और चारा बचा ही नहीं, एक व्यक्ति को इस हद तक टॉर्चर कर दिया गया, उसे कहते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। और ये जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होता है ये सेक्शन 306 के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मतलब कि बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, एक बार ये अरेस्ट हो गया तो बेल होगी नहीं, अनलेस कोर्ट बेल ऑफर करे, अनलेस कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके बेल दे। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि या तो किसी को उकसाया जा रहा है आत्महत्या करने के लिए, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है आत्महत्या करने के लिए, या फिर किसी को आत्महत्या करने में मदद की जा रही है कि उसने बोला कि मैं मरना चाहता हूं, मेरे को आप ये वाली दवाई और जहर ला दो, आपने उसकी मदद करी, हाँ हाँ ले मर जा, ये दवाई और जहर ले ले, इसे कहते हैं असिस्ट करना, किसी की सहायता करना आत्महत्या करने में, ये भी क्राइम है। ये तीनों की तीनों चीजें, किसी को मानसिक तौर पर उकसाना, सपोर्ट करना या एक षड्यंत्र रचना, ये तीनों ही क्राइम्स है सेक्शन 306 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर। सवाल उठता है कि ये जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है क्या ये मर्डर होता है? मर्डर में किसी की जान जा रही है, सुसाइड में भी किसी की जान जा रही है, तो यदि कोई व्यक्ति अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में किसी को उकसाने में इन्वॉल्व है तो क्या वो मर्डर के सेम सिमिलर माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने संगारा बोनिया श्रीनु वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 में यह बोला कि मर्डर और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड सेम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि अगर हम मर्डर की बात करते हैं तो उसमें सपोज करिए दो लोग इन्वॉल्व हैं, ए और बी। ए ने बी का मर्डर कर दिया, ऐसे में बी की जो जान गई वो ए के हाथों गई, बी की जो लाइफ खत्म हुई वो ए के हाथों खत्म हुई, मतलब कि ए के हाथों से बी के प्राण निकले। यह है एक बात मर्डर। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब है कि ए ने बी को उकसाया 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 उकसाया, सपोर्ट करा, उकसाया उकसाया उकसाया, बी ने कुछ ऐसा करा कि बी की अपने ही हाथों से जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि हां हम ये मानते हैं कि दोनों ही केसेस में एक व्यक्ति की जान जा रही है, दोनों ही केसेस में बी की जान जा रही है, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अलग है। मर्डर में ए के हाथों से जा रही है, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड में बी अपनी जान खुद ले रहा है। इसलिए क्योंकि जान दोनों अलग अलग तरीके से जा रही है, डेथ इज अ कॉमन फैक्टर, डेथ जो है वो कॉमन है, लेकिन क्योंकि जान अलग अलग रीजन की वजह से आ रही है, अलग अलग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से आ रही है, इसलिए मर्डर और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को हम सेम नहीं मानेंगे। ठीक है, सवाल उठता है कि जब एक सुसाइड का केस पुलिस थाने में रजिस्टर होता है तो सबसे पहले क्या होता है? सपोज करिए बी ने सुसाइड कर लिया और ए के ऊपर यह आरोप है कि आपने अबेटमेंट करा है। बी ने सुसाइड करा और ए के ऊपर आरोप है कि ए ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड करा, अबेटमेंट करा सुसाइड का, मतलब कि बी को सपोर्ट करा। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज होती है, ए को सीधा कुछ नहीं बोला आएगा। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो बी की डेथ हुई है
ये सही में सुसाइड की वजह से हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले आपको यह तय करना है कि बी की जो डेथ हुई है वो अपने ही एक्शंस की वजह से हुई है, उसने अपनी जान खुद ली है। बेसिकली पुलिस जब क्राइम साइट पर जाएगी तो वहां पे सबूत इकट्ठा करेगी कि बी जो है वो जानता था वो क्या कर रहा है, और जानते हुए भी उसने अपनी जान ली। कि सपोज बी ने पंखे पे लटक के अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करी, तो यहां पे बी जानता है कि अगर मैं पंखे पे लटक जाऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी, फिर भी बी ने ऐसा करा, मतलब कि बी अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को जानता था, फिर भी उसने काम करा। तो सबसे पहले क्या होगा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में सबसे पहले जैसे सुसाइड होता है पुलिस क्राइम सीन पर जाएगी और सबूत इकट्ठा करेगी यह पुष्टिकरण करने के लिए कि बी ने सुसाइड ही करा है। सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और सबूत इकट्ठे करने के बाद ही यह कंफर्म होगा कि हां बी ने सुसाइड करा है। एक बार क्राइम साइट पे से ऐसा सबूत मिल गया कि हां बी ने सुसाइड करा है, उसके बाद पुलिस दूसरे लेवल के सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगी कि ये जो पर्सन ए है इसने अबेटमेंट करा या नहीं करा है। तो बेसिकली सुसाइड के केस में पुलिस दो प्रकार के सबूत इकट्ठे करती है, हमेशा याद रखिए। एक, पहले तो यह पुष्टिकरण करना है कि यह सुसाइड था या मर्डर था। एक बार ही कंफर्म हो गया कि यह सुसाइड था, फिर उसके बाद जिसने सुसाइड में मदद करी, जिसने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड करा, उसके खिलाफ आप सबूत इकट्ठे करोगे। कोई चिट्ठी, कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई वॉइस नोट, कोई फिंगरप्रिंट्स के निशान, कहीं पर कुछ ऐसे फॉरेंसिक्स वगैरह, कहीं बालों का निशान मिल गया, स्किन का टुकड़ा, पसीने, ब्लड वगैरह, कुछ भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जिसने करा है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए रहेंगे। जब तक एक सबूत, पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि इस व्यक्ति ने सुसाइड में मदद करी है। तभी ये जो बंबई में बड़े एक्टर को अभी छोड़ा गया एक एक्ट्रेस के सुसाइड केस में, वहां पे कोर्ट ने यही बोला कि सुसाइड हुआ ये पक्का है, लेकिन इस एक्टर ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड करा है, इसका हमारे पास एक भी प्रूफ नहीं है और इसलिए हम इस एक्टर को छोड़ते हैं। तो बेसिकली पहले लेवल का प्रूफ तो पुलिस ने इकट्ठा कर लिया कि सुसाइड हुआ है, दूसरे लेवल का जो प्रूफ था वो पुलिस इकट्ठा नहीं कर पाई कि अबेटमेंट इसी एक्टर ने करा या नहीं करा है। बेसिकली बिना प्रूफ के आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ इसी ने करा है। इमोशंस में आके, अपने दुख दर्द पीड़ा में आके आपको लग सकता है कि हाँ इसी ने उकसाया सुसाइड करने के लिए, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलेगा आपको सजा नहीं होगी। यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, 1980s की बात है, भारत में दहेज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और दहेज के दबाव में आके जो महिलाएं थी वो आत्महत्या कर रही थी शादी के बाद, कि ससुराल वाले जो है महिला को इतना उकसा देते थे, इतना उत्पीड़न करते थे कि महिला के पास कोई चारा नहीं बचता था अपनी जान लेने के अलावा। इसलिए भारत के कानून का संशोधन किया गया, उसका अमेंडमेंट किया गया और यह बोला गया कि यदि शादी के 7 साल के अंदर कोई भी वाइफ अगर सुसाइड करती है बिना किसी सबूत के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, हस्बैंड को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में पकड़ लिया जाएगा। जो दूसरे सुसाइड होते हैं वहां पे हमने क्या देखा कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए हमारे को सबूत इकट्ठा करना है। जैसे ये एक्टर और एक्ट्रेस का केस हमने देखा कि एक्ट्रेस ने सुसाइड कर ली, एक्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उसे छोड़ दिया गया। ये शादीशुदा वाला जो केस होता है, जो मैरिज वाला केस होता है, यहां पे सीधा बोला गया कि अगर 7 साल के अंदर अंदर वाइफ ने सुसाइड कर लिया, कोई सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, सीधा हस्बैंड को पकड़ो, जेल में डालो। हस्बैंड के ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस चलेगा सेक्शन 306 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर। ये एक्सेप्शन है, यहां पे हस्बैंड के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाएगा कि हस्बैंड ने ही अबेटमेंट ऑफ सुसाइड करा, तभी दहेज के चक्कर में वाइफ को अपनी जान देनी पड़ी। रिसेंटली कई सारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सामने आती हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को लेके। एक बारी मैं आपको बता देता हूं, प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट यहां से निकलेगा। संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यदि गुस्से में आप कोई कमेंट कर देते हो कि जा मर जा जाके, ऐसे यार दोस्त और ये सब आपस में इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, हाँ ठीक है मर जा जाके, इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप गुस्से में किसी को ऐसे बोल रहे हो गो डाई, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन शब्दों का इस्तेमाल करा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यदि आप गुस्से में किसी को बोल देते हो गो डाई, जा मर जा जाके, उसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं बोलेंगे। मतलब कि गुस्से में किया गया एक कमेंट, एंगर में किया गया एक कमेंट इज नॉट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। मतलब कि आपकी किसी से बहसबाजी हो गई और आपने किसी को बोल दिया जा मर जा के और कल को उसकी डेथ हो गई, आपके ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक कमेंट के बेसिस पे, एक बहसबाजी के बेसिस पे, एक आर्गुमेंट के बेसिस पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होता है उसके लिए कंसिस्टेंटली एक व्यक्ति को उकसाना जरूरी है, कंसिस्टेंटली लगातार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रिपीटेड पैटर्न
दिखाना जरूरी है कि एक व्यक्ति है वो लगातार दूसरे व्यक्ति को हैरेस करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल लगातार। जब वो पैटर्न चलता रहा, उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं अपनी जान दे दूंगा। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब होता है कि आप कंसिस्टेंटली लगातार किसी को उकसाए जा रहे हो और उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि उसके पास अपनी जान लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि यदि कोई बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव व्यक्ति सुसाइड कमिट करते हैं, यदि कोई बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव व्यक्ति अपनी जान देते हैं, तो उस केस में अबेटमेंट का केस ज्यादा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ही सेंसिटिव थे और इसलिए उन्हें तो किसी की भी बात का बुरा लग जाता, और ऐसे में हम किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते कि हाँ तुमने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड करा है। तो अगर कोई एक्सट्रीमली सेंसिटिव व्यक्ति सुसाइड करता है तो उस केस में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बहुत ज्यादा नहीं बनता। आगे बढ़ने से पहले अन अकेडमी पे ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चालू है, जहां पे 1 से 5 मई के बीच में आप 7 दिन का फ्री प्लस ट्रायल अपना अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको अनलॉक मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन का 7 दिनों के लिए, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 5 मई तक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना प्लस सब्सक्रिप्शन अनलॉक करेंगे। अगला मसला है आर्टिकल 142 एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट डाइवोर्स। बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है और आर्टिकल 142 के ऊपर प्रीलिम्स में कई सारे सवाल भी बने, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। 2003 में भी बना था, 2019 में भी बना था, दोनों पीवाईक्यूज में आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल 142 एग्जैक्टली होता क्या है और ये जो सुप्रीम कोर्ट की प्लीनरी जुरिस्डिक्शन होती है ये क्या होती है। अच्छा, ये जो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ 13th लेक्चर है ये, इससे पहले 12 लेक्चर हो चुके हैं। ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉलिटी के कोर मुद्दे जो है मैंने डिटेल में ऐसे कवर करे हुए हैं और इनका पीडीएफ जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। खुद से नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। वहां पे हर लेक्चर के बाद पीडीएफ आ जाता है, उसका प्रिंट भी ले सकते हो। उसको मैंने प्रिंटर फ्रेंडली फॉर्मेट में बनाया जिससे आपका खर्चा ज्यादा ना हो उसमें। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को देता है प्लीनरी पावर। सर ये प्लीनरी पावर का क्या मतलब होता है? प्लीनरी पावर का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पावर। प्लीनरी पावर का मतलब होता है एक ऐसी पावर जो कि एब्सोल्यूट है, एक ऐसी पावर जो बहुत ही अनमैचेबल पावर है, मतलब कि बहुत ही जबरदस्त पावर दी गई है। इसे कहते हैं प्लीनरी पावर। जिस शक्ति के ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, जो शक्ति पूर्ण शक्ति है, उसे कहते हैं प्लीनरी पावर। तो आर्टिकल 142 क्या देता है हमारे को? प्लीनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। याद रखेंगे, प्रीलिम्स का सीधा सवाल बनेगा। इसके ऊपर मैंने एक मॉक क्वेश्चन भी बनाया, वो देख सकते हैं कि आर्टिकल 142 में प्लीनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। ठीक है, सवाल उठता है कि आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट करता क्या है। आप ऐसा मानिए कि आपको यह बात तो पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का काम है गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की तरह बिहेव करना, और सुप्रीम कोर्ट का काम है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह भी बिहेव करना। कि मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का संरक्षक है और संविधान की रक्षा करना ही सुप्रीम कोर्ट का धर्म है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैं न्याय करना चाहता हूं अपने देश में, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में वर्ड लिखा हुआ है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और उस स्पिरिट में मैं अपने पूरे हिंदुस्तान में न्याय लाना चाहता हूं, जस्टिस लाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 142 के अंदर हम कंप्लीट डिलीवरी ऑफ जस्टिस के लिए, रूप से न्याय करने के लिए, न्याय का पूर्ण वितरण करने के लिए कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिक्री, कोई भी जजमेंट पास कर सकते हैं। और वो जो जजमेंट है हिंदुस्तान के कोने कोने में एप्लीकेबल होगी। इट विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 142 अगर हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो क्या निकल के आता है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से न्याय दिलवाने के लिए, पूरा कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी जजमेंट या ऑर्डर पास कर सकता है। और आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं यहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं लगेगा। आर्टिकल 142 के अंदर ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। वैसे ये जो टर्म है कंप्लीट जस्टिस, ये जो मैंने यहां पे बार बार यूज करा आर्टिकल 142 में जो वर्ड दिया हुआ है कंप्लीट जस्टिस, ये एक बहुत ही वाइड टर्म है और ये संविधान में मेंशन तो है लेकिन इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है कंप्लीट जस्टिस, ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। केस टू केस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या कंप्लीट जस्टिस है और क्या कंप्लीट जस्टिस नहीं है। मतलब कि केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगा कि हम कंप्लीट जस्टिस किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यहां पे कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको यह पता है कि हमारे यहां सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, और ऐसे में अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई भी गलत काम करते हैं
तो सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगा के उनके ऑर्डर, लॉ, नोटिफिकेशन, रूल्स, ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन कर सकता है और ये बोल सकता है कि आपने गलत कानून बनाया है। लेकिन आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसके ऊपर कोई भी चेक्स एंड बैलेंस नहीं है और सुप्रीम कोर्ट अपने आप से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है और अपने आप से वो इंटरप्रेट करेगा कि इस पर्टिकुलर केस में कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या है, इस वर्ड पूर्ण न्याय का क्या मतलब है, और केस टू केस बेसिस पे वो ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट्स पास करेगा कंप्लीट डिलीवरी ऑफ जस्टिस के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की पावर के ऊपर यहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर यूपी 1962 में यह बोला कि हम आर्टिकल 142 के अंदर जितने भी ऑर्डर्स पास करेंगे, यहां पे हम जितनी भी जजमेंट्स पास करेंगे, वो सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स के साथ कंप्लायंट होंगी। मतलब कि कोई भी जजमेंट मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं जाएगी और कोई भी जजमेंट दूसरे किसी पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ नहीं जाएगी। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि हां, हम ये मानते हैं कि आर्टिकल 142 के अंदर हमारी जो पावर है वो अनरिस्ट्रिक्टेड पावर और बहुत बड़ी पावर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पार्लियामेंट के किसी भी कानून के खिलाफ चले जाएंगे। हम आर्टिकल 142 के अंदर जजमेंट पास करते हुए पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो और पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कोई भी कानून उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से एक कॉन्शियसनेस दिखाई है सेपरेशन ऑफ पावर की। सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि आर्टिकल 142 के अंदर उसकी जो पावर है उसके ऊपर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, हम मानते हैं कि आर्टिकल 142 के अंदर हमारी पावर जो है अनरिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हम जब भी 142 के अंदर जजमेंट पास करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम ना तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हैं और ना ही पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कोई कानून हम वायलेट कर रहे हैं। इवन AR अंतुलय वर्सेस RS नायक 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात दोबारा दोहराई कि हां, आर्टिकल 142 के अंदर हम कंस्ट्रेंट प्रैक्टिस करेंगे, हम रिस्ट्रेन प्रैक्टिस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट के किसी भी कानून के खिलाफ 142 के अंदर हमारी जजमेंट नहीं जानी चाहिए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह बोला कि हम अपनी किसी भी जजमेंट को फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट्री कानून के खिलाफ नहीं जाने देंगे। राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है इस रूल का कि जब हम पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जाएंगे, वो है जब हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यदि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करना होगा, सिर्फ और सिर्फ उस केस में हम पार्लियामेंट के किसी कानून के खिलाफ जाएंगे टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म एंड सो ऑन। मतलब कि संविधान के मूल ढांचे को बचाने के लिए ही सिर्फ एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है, एकमात्र ऐसा केस है जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए हम पार्लियामेंट के किसी कानून के खिलाफ जाएंगे 142 के अंदर। अदरवाइज हमारी पूरी कोशिश यह रहेगी कि हम फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट के किसी कानून के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम यहां पे सेल्फ रिस्ट्रेन प्रैक्टिस करेंगे और सेपरेशन ऑफ पावर, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को बनाए रखेंगे। इवन स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 142 के अंदर हम एक और रिस्ट्रेन प्रैक्टिस करेंगे, एक और अपने ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे कि जब भी हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर न्याय कर रहे हैं, कंप्लीट डिलीवरी ऑफ जस्टिस कर रहे हैं, तो वो हमेशा कानून के बेसिस पे होगा, कभी भी इमोशंस और सिंपैथी के बेसिस पे नहीं होगा। मतलब कि हमारे को दिख रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, हम उनकी पीड़ा समझते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिंपैथी के बेसिस पे कोई भी जजमेंट सुना देंगे। मतलब कि यहां से एक और हिंट निकलता है कि क्या बोला उन्होंने कि हम लॉ के मुताबिक जजमेंट सुनाएंगे। मतलब कि पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून के मुताबिक हम यहां पे जजमेंट सुनाएंगे। मतलब कि पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। वही बात इन्होंने बोली थी इधर प्रेमचंद गर्ग में कि हम पार्लियामेंट के कानून का ध्यान रखेंगे, वही इन्होंने उमा देवी केस में बोली कि हम पार्लियामेंट के कानून का ध्यान रखेंगे और उसे फॉलो करते हुए ही आर्टिकल 142 के अंदर जजमेंट पास करेंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा होगा तो ही हम पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जाएंगे, वरना पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ हम नहीं जाने वाले। राइट। सवाल उठता है कि यहां पे डाइवोर्स ग्रांट करने का क्या प्रोसेस है हिंदुस्तान में और ये पूरा मसला करंट अफेयर्स में क्यों है। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करते हैं, उसके अंदर म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की एक प्रक्रिया दी हुई है। ये पूरा मसला पिछले 2-3 महीने में काफी ज्यादा न्यूज में था और इससे एक प्रोबेबल MCQ निकल सकता है अपने प्रीलिम्स एग्जाम का। और इसको अभी लिंक करेंगे आर्टिकल 142 से, जो पूरी डिटेल में हमने व्याख्या समझी आर्टिकल 142 की, उससे इसे लिंक करने वाले हैं। नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर यदि म्यूचुअल कंसेंट से कोई तलाक लेना चाहता है, म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ने बोला कि हाँ, हम साथ नहीं रह सकते, हमारे को तलाक चाहिए। इसे कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट, कि दो लोगों की रजामंदी है कि वो तलाक लेना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फैमिली कोर्ट जाएंगे,
स्पेशल फैमिली कोर्ट्स बनाए गए हैं ये डाइवोर्स और ये इनहेरिटेंस वगैरह के लिए, तो ये फैमिली कोर्ट जाएंगे और फैमिली कोर्ट में अपनी याचिका डाल देंगे। पिटीशन डालने के बाद कोर्ट कहेगा कि आप एक काम करो, कम से कम 6 से 18 महीने वेट करो। जैसे ही आपने फैमिली कोर्ट में, सपोज करिए कि आपने 1 अप्रैल को फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन डाली म्यूचुअल कंसेंट से कि हमारे को अलग होना है, ये था चौथा महीना। अब कोर्ट कहेगा कि कम से कम 1 अक्टूबर 2023 से लेके मैक्सिमम 1 अक्टूबर 2024 तक आप वेट करो, कम से कम यहां तक वेट करो, ज्यादा से ज्यादा यहां तक वेट करो। 6 से 18 महीने, जिस तारीख को आपने एप्लीकेशन डाली है, जिस तारीख को आपने एप्लीकेशन डाली है उससे 6 से 18 महीने तक आपको वेट करना होगा। 6 से 18 महीने तक वेट करिए और उसके बाद जो फैमिली कोर्ट है वो अपना फाइनल डिसीजन देगा, डिक्री इशू कर देगा। डिक्री का मतलब होता है फॉर्मल लीगल ऑर्डर। देखिए मैंने यहां पे वर्ड लिखा हुआ है डिक्री। डिक्री का मतलब होता है, वो आपने मूवीज में सुना होगा, कह रहा है ए डिकरा क्या कर रहा है। डिकरा का मतलब वहां पे तो बच्चा बच्चा ऐसे होता है, लड़का लड़की वैसे डिकरा डिक्री बोल देते हैं। ये डिक्री जुडिशियल टर्म्स में अलग होता है। इसका मतलब होता है फॉर्मल लीगल ऑर्डर। अदालत जो फॉर्मल लीगल ऑर्डर पास कर रही है उसे कहते हैं डिक्री, राइट, फॉर्मल लीगल ऑर्डर। तो अब क्या हुआ, आपने पिटीशन डाली, 6 से 18 महीने वेट करोगे। जैसे ये 6 से 18 महीने का पीरियड वेट खत्म होता है, कोर्ट जो है फैमिली कोर्ट फॉर्मल डिक्री इशू कर देगा डाइवोर्स जारी करते हुए कि हाँ अब ये कपल जो है डाइवोर्स है, ये अलग रह सकते हैं। ये जो 6 से 18 महीने का पीरियड होता है, वेटिंग पीरियड जिसे कहते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड जिसे कहते हैं, ये इसलिए दिया जाता है कानून में कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो थोड़ा तसल्ली से सोचें। 6 से 18 महीने, जिस तारीख को उन्होंने डाइवोर्स फाइल करा उसके बाद 6 से 18 महीने वो सोचें, दिमाग लगाएं, उन्हें अलग रहना है या नहीं रहना, क्या साथ रहने की कोई गुंजाइश है। ये सब सोच विचार करने के लिए कानून में उन्हें 6 से 18 महीने का समय दिया गया है। कि आपने हो सकता है लड़ाई में जल्दबाजी में डाइवोर्स तो फाइल कर दिया, लेकिन भारत में जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन होता है हम ये चाहते हैं कि वो बचा रहे और वो नष्ट ना हो। तो जब आपने डाइवोर्स फाइल करा उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि आप साथ रहें अपने हस्बैंड वाइफ के, और 6 से 18 महीने आपको सोचने के लिए दिए जाते हैं। इस पीरियड में अगर आपका निर्णय सेम है कि नहीं भाई हमें तलाक चाहिए ही चाहिए, आप फैमिली कोर्ट जाइए और बोलिए कि हमारा जो मिनिमम वेट टाइम है 6 महीने का वो खत्म होता है, आप हमारे को तलाक जारी कर दो। फैमिली कोर्ट डिक्री इशू करके आपको तलाक जारी कर देगा। ये जो सोचने का पीरियड होता है कि सपोज आपने 1 अप्रैल को अपना डाइवोर्स फाइल करा, तो 6 महीने मिनिमम टाइम है जो आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले आपको कोर्ट की डिक्री नहीं मिलेगी डाइवोर्स की। मतलब कि इस पीरियड तक, ये 6 महीने तक आपको कम से कम सोचना ही सोचना है। मैक्सिमम कितना सोच सकते हो, 18 महीने तक सोच सकते हो मैक्सिमम। 1 अक्टूबर 2024 तक मैक्सिमम इस ड्यूरेशन तक सोच सकते हो, इसके आगे नहीं सोच सकते। यह है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डाइवोर्स का प्रोसीजर। फाइल करो, 6 से 18 महीने वेट करो, कोर्ट में जाओ, को सोच लिया, कोर्ट डिक्री इशू करेगा, डाइवोर्स फाइनल। सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं जो कि डाइवोर्स के मसले से जुड़ी हुई हैं। जो मेजर जजमेंट्स एक बार देखते हैं। अमित कुमार वर्सेस सुमित बेनीवाल 2021, बहुत ही रीसेंट करंट अफेयर है। सुप्रीम कोर्ट में यह बात हुई कि सर ये बताओ, ये जो 6 महीने का पीरियड है मिनिमम, ये क्या जरूरी है? अगर कपल ने सोच लिया कि हमारे को साथ नहीं रहना तो 6 महीने वेस्ट क्यों करने? अगले को वेट कर करके ट्रॉमा हो रहा है। जब तक पूरा सेपरेशन नहीं हो जाएगा हस्बैंड वाइफ दोनों परेशान रहेंगे कि वो अपनी जिंदगी में जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, किसी और से विवाह नहीं कर सकते क्योंकि अभी पहले वाला विवाह खत्म नहीं हुआ है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा सर ये इनको इतना ट्रॉमा देना जरूरी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए वैसे तो ये 6 महीने का पीरियड कंपलसरी होता है, इस 6 महीने से आप बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर ये पीरियड मेंशन्ड है। ये जो 6 महीने का पीरियड है इस कानून के अंदर मेंशन्ड है, तो आप इस पीरियड से बच नहीं सकते। लेकिन अगर हमारे को ये दिख रहा है, अगर जज साहब को ये दिख रहा है कि 6 महीने क्या 6 साल भी इन्हें दे दो तब भी ये शादी अब जुड़ नहीं सकती, ये शादी पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, यहां पे इररिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, एक ऐसा डैमेज हो चुका है जो वापस पलटा नहीं जा सकता, उस केस में 6 महीने बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने का समय देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा डिक्री इशू कर दो बिना 6 महीने वेट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप बहुत ही ज्यादा कलेश वाले मैटर्स में, बहुत ही ज्यादा खराब मैटर्स में ये 6 महीने का पीरियड बाईपास कर सकते हो और सीधा बिना 6 महीने वेट करे आप ऑर्डर जारी कर सकते हो। अब आप समझो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट जारी करी आर्टिकल 142 के अंदर करी। हमने क्या बोला
कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून के खिलाफ नहीं जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानून है, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यदि किसी को बहुत ही ज्यादा मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, मतलब कि उनका आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ वायलेट हो रहा है, तो उस केस में आप 6 महीने के पीरियड को बाईपास कर सकते हो। मतलब कि आप समझो, लिंक करो, आर्टिकल 142 से लिंक करो। हमने क्या पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट, सेक्युलरिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जाएगा, अदरवाइज पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। और यहां पे जो विक्टिम है, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनके मेंटल पीस, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी और डिग्निफाइड लाइफ को बचाने के लिए, उनके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंदर ये बोला कि अगर वो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो आप हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए 6 महीने के पीरियड को बाईपास कर सकते हो। यह है सुप्रीम कोर्ट की पावर आर्टिकल 142 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यदि मेरे पास कोई डाइवोर्स का केस आता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई डाइवोर्स का केस आता है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये शादी बहुत ज्यादा इर्रिवर्सेबली खराब हो चुकी है और अब इस विवाह में कुछ बचा नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, अगली हो गई हैं, बदसूरत हो गई हैं, तो इस केस में हम आर्टिकल 142 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को बाईपास करेंगे, मतलब कि पार्लियामेंट के कानून को बाईपास करेंगे और फंडामेंटल राइट्स की संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए हम सीधा 142 के अंदर डाइवोर्स दे देंगे बिना 6 महीने के पीरियड के। तो आप समझिए किस तरीके से यहां पे 142 का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट के कानून को बाईपास किया गया एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में। कौन सा? कि बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा हो रहा है और शादी ये बच नहीं सकती। ये सारा का सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, प्रिंटर फ्रेंडली पीडीएफ मैंने बनाया है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। प्रीलिम्स 2003 का सवाल है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट विल मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स। वो ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल के अंदर जाते हैं? 142 के अंदर नहीं, 143 हाँ शायद हो सकता है, 144 नहीं शायद नहीं, 145 पता नहीं, सोचो। और अच्छा एक बात और सुनिए, ये जो 143 वाला आर्टिकल नंबर है, इसके साथ कौन सी जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व है नीचे चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैं चेक करूंगा कि 143 में जो जुरिस्डिक्शन दी हुई है उसका नाम क्या है। 2019 का सवाल, वो ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के अंदर जो पावर दी गई है वो किससे जुड़ी हुई है? इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई है, कंप्लीट डिलीवरी ऑफ जस्टिस से जुड़ी हुई है और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं सकता इस बात से जुड़ी हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से जुड़ी हुई है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो किसी कॉन्करेंट लिस्ट मैटर पे कानून नहीं बना सकता उससे जुड़ी हुई है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, पूरा हिंट और एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे आंसर, प्रीलिम्स 2019 के क्वेश्चन का क्या आंसर है। मॉक क्वेश्चन ये मैंने खुद बनाया, आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। आर्टिकल 142 प्रिस्क्राइब प्लीनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, शायद हो सकता है, पता नहीं, वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इट अलाउज सुप्रीम कोर्ट टू ओवरराइड द लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर, की छोड़ो कोई लॉ में हम नहीं मानते, पार्लियामेंट के सारे कानून बेकार हैं, हम तो 142 के अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्यूट पावर फॉलो करेंगे। सोचो ये स्टेटमेंट कैसी लग रही है सुनने में, गलत लग रही है, सही लग रही है? मेरे को हल्की सी गलत लग रही है, पता नहीं क्यों। 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट जो अपनी अवहेलना के लिए, अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, अपनी अवमानना के लिए पनिश कर सकता है। सोचिए सही तो लग रहा है सुनने में शायद। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सकता है, ये तो 100% सही लग रहा है। मॉक क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अनअकैडमी पे 1 से 5 मई तक ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चालू है, जहां पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नीचे लिंक में क्लिक करेंगे और अनअकैडमी का फ्री 7 डेज प्लस ट्रायल अनलॉक कर सकते हैं। ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के लिए एनरोल करेंगे और हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं 27 अप्रैल से। ऑफलाइन बैचेस भी अब अवेलेबल है इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधुर गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।